हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हमारी एंशियंट हिस्ट्री की या मैं कहूँ हिस्ट्री की पहली क्लास है। स्टार्ट कर रहे हैं हम एंशियंट हिस्ट्री से। 3 भाग हैं हिस्ट्री के। एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, यानी पौराणिक इतिहास, मेडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास। ठीक है, सबसे पहले हम एंशियंट से शुरू कर रहे हैं, फिर हम मेडिएवल पे आएंगे, फिर हम मॉडर्न पे आएंगे। इस तरीके से पूरी सीरीज हम लोग शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन हमको आज की क्लास में समझना है। देखो, हिस्ट्री या मैं कहूँ हाई स्टोरी है ना, हिस्ट्री या मैं कहूँ हाई स्टोरी यानी किसी की कथा कही जा रही है। किसकी? इंसान की। इंसान कैसे बना, इंसान ने जो ये समाज बनाए, नगर बनाए, दुनिया बनाई, ये कैसे बनाई, क्यों बनाई, क्या जरूरत थी उसको। और जब इंसान के पास कुछ नहीं था, माँ बाप, पिता माता, कोई रिलेशंस नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, तब वो कैसे जीता था। और क्या ऐसी वजह रही है कि इंसान ने धीरे धीरे समाज का निर्माण करके इतने बड़े बड़े शहर, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण कर दिया। तो इन सब चीज़ों के दौर को हम हिस्ट्री कह रहे हैं, यानी हाई स्टोरी कह रहे हैं। हिस्ट्री के जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, यानी हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। हेरोडोटर को हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इतिहास अगर मैं हिंदी में कहूँ और मैं इसको ब्रेक कर दूं, इतिहास को हम ब्रेक करेंगे इति प्लस हास में। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा ही, और हास का मतलब हुआ होगा, हुआ होगा। अब ज्योग्राफी में ना हम ना अनुमान लगाते हैं हम कि अच्छा धरती ऐसे घूम रही होगी, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हो। अब इतिहास ये है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स हो चुका है। कहीं लड़ाई हुई है तो वो हो चुकी है। ठीक है, तो इतिहास क्या बता रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा, कुछ अतीत की बातें बता रहा है कि हो चुका होगा। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि भविष्य में ऐसा होगा, साइंस पढ़ रहे हैं, ये करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन इतिहास में क्या बताया जा रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा, पुराने टाइम की बात है, तो नाम दे दिया इतिहास। इति मतलब ऐसा ही, हास का मतलब होगा हुआ होगा। ठीक है, आप नोट करते चलना सभी चीजों को। अब देखो, 2 शब्द हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और हम पढ़ते हैं वैदिक कल्चर यानी कि वेदों की संस्कृति। ये सिविलाइजेशन और कल्चर, इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है? मैंने क्यों नहीं कहा वैदिक सभ्यता, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, या मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि सिंधु घाटी का कल्चर या संस्कृति। मैं सिंधु घाटी के साथ सभ्यता और वैदिक के साथ कल्चर हम क्यों जोड़ते हैं? इस सिविलाइजेशन और कल्चर शब्द में क्या डिफरेंस है, इसको समझिए। सिविलाइजेशन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिविलाइजेशन वो वाला पार्ट होगा हमारे इतिहास का जहां पे सिर्फ आपको हिस्टोरिकल एविडेंस मिल रहे हैं, जहां आपको सिर्फ स्ट्रक्चर, भौगोलिक, आपको कुछ फिजिकल, आपको कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, फिजिकल प्रूफ्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां ऐसे घर हुए होंगे, वहां ऐसे सड़कें हुई होंगी, वहां ऐसे गुफाएं होती होंगी। ठीक है, वहां ऐसे घर मिले हैं हमको, वहां ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं हमको। लिखी हुई किताबें कहीं नहीं मिली आपको, कहीं पे ऐसे कुछ नहीं मिला कि किसी ने पत्ते पे कुछ लिखा हुआ है, किसी ने किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, वहां ऐसा कोई प्रूफ आपको नहीं मिला। वहां आपको वहां के भौगोलिक स्ट्रक्चर को देख के ही अंदाजा लगाया है कि कहीं पे कुत्ता और आदमी एक साथ मिला कि मालिक के साथ पशु को दफनाया जा रहा है। कहीं पे आपको घोड़े की हड्डियां मिल रही है तो आपने अंदाजा लगा लिया, भाई हाँ यहाँ घोड़ा रहा होगा, घोड़ा होता था यहाँ। कहीं आपने ऐसे चौरस सी सड़कें देखी तो आपने देखा कि अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, सड़कें वड़कें अच्छी होती थी। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको वहां सिर्फ फिजिकल प्रूफ्स मिल रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं सिविलाइजेशन। और कल्चर का मतलब क्या है, जहां आपको फिजिकल के साथ साथ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, हर तरीके के आइडेंटिटीज आपको मिले कि ऐसा राजा होता था, फिर राजा ऐसा टैक्स लेता था। आप देखोगे राजा महाराजाओं के टाइम में बहुत सारे कवि हुए हैं, और वो कवि या तो पिल्लर पे लिख देते थे, या सिक्कों पे ऐसे राजाओं की बातें लिखी होती थी, या पोएम्स लिखते थे, प्रशस्ति कहते थे। प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा में। मतलब कहने का भाव क्या है, आप किताबों के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से उनकी समाज को, उनकी इकोनॉमी को, इन चीज़ों को आप जान पाते हो, उनके आर्थिक स्थिति को, इन सब चीज़ों को जान पाते हो। जब इन इमोशनल टच आपको मिल जाता है, उसको हम कहते हैं कल्चर। लेकिन जहाँ सिर्फ फिजिकल साक्ष्य मिलेंगे उसे हम कहेंगे सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर हम क्यों कह रहे हैं, आप समझ रहे हो। वैदिक कल्चर में ऋग्वेद आ चुका था,
ऋग्वेद आ चुका था, तो एटलीस्ट हमको ये प्रूफ तो मिल रहे हैं ना कि कुछ लिखा हुआ है किसी ने, उस समय के किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा हुआ है, मतलब हमको पक्का प्रूफ मिल गया इन चीज़ों का। लेकिन इंडस वैली में हम सिर्फ आज भी अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि यहाँ ऐसा हुआ होगा। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि बनावली इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी साइट है। फिर कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि बनावली नहीं है, राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है। अभी तक भी यही माना जा रहा है कि राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है। हो सकता है कल को कोई और साइट उससे बड़ी निकल जाए। यानी हम सिर्फ अनुमान पे जी रहे हैं। बात समझ आ गई आपको? यहाँ फिजिकल साक्ष्य और यहाँ कल्चरल साक्ष्य। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सोर्सेज कौन कौन से हैं, हम किन किन बातों से पता लगाते हैं सोर्सेज कौन कौन से हैं इतिहास के। इतिहास के दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक को कहते हैं हिस्टोरिकल सोर्स और एक को कहते हैं लिटरेरी सोर्स। हिंदी में इसको कहेंगे ऐतिहासिक स्रोत और उसको कहेंगे साहित्यिक स्रोत। ऐतिहासिक में क्या आ गए, वहाँ हथियार कैसे यूज हो रहे हैं, वहाँ नगर कैसे यूज हो रहे हैं, सारी चीजें अजम्पशंस पे बेस्ड है, सब चीज अनुमानित है। हिस्टोरिकल में कहीं लिखा हुआ नहीं है, सब सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं कि व्यक्ति ऐसे हुए। कहीं माला मिल गई किसी मोती की तो पता लगा कि यहाँ दुनिया मेकअप करती होगी, यानी यहाँ महिलाएं रही होंगी, है ना। हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। क्या कह रहे हैं वो हिस्टोरिकल सोर्स है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि ये चेंज होते रहते हैं, बनावली और राखीगढ़ी वाला एग्जाम्पल दिया कि कुछ समय से पहले हम बनावली को सबसे बड़ी साइट मानते थे, लेकिन आज के दिन हम राखीगढ़ी को सबसे बड़ी साइट मानते हैं हिंदू घाटी सभ्यता की, जो हरियाणा में है, ठीक है। लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं, ये लिखित में होते हैं, ये इन रिटन होते हैं। जैसे ऋग्वेद, ये ऋग्वेद सबसे पुराना साक्ष्य है, सबसे पुरानी लिखी हुई कोई प्रूफ है तो ऋग्वेद है। 4 तरीके के वेदास हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर में। अभी आप सिर्फ इतना जाने कि लिटरेरी सोर्स किसको कहते हैं। अब किसी ने लिखा है तो कंफर्म मिल गया ना हमको, उस समय का कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है। अब हम उस समय में कैसे जाएं, हमको उस समय के लिखी हुई कोई बात मिल गई, मतलब हमको कंफर्मेशन मिल गई है। अब वो चेंज होने की उम्मीद नहीं है कि वो चेंज होएगा, कोई व्यक्ति फिर आके कुछ लिखेगा, ऐसा थोड़ा ना है। उस समय की लिखी जा चुकी है तो वो अब चेंज नहीं होगी। तो ये जो होती है लिटरेरी सोर्स जो होते हैं वो कंफर्म्ड होते हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होते, जबकि हिस्टोरिकल सोर्स सिर्फ अजम्पशंस यानी अनुमान पे होते हैं और इनको हम चेंज कर सकते हैं। अब हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हम समझते हैं अलग अलग आधार पे, हिस्टोरिकल सोर्सेज पे, यानी सोर्सेज के आधार पे हिस्ट्री को कैसे बांटा गया है, स्रोत के आधार पे हिस्ट्री को कैसे बांटा गया है। स्रोत के आधार पे, सोर्सेज के आधार पे हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री, एक को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री और फिर कहते हैं हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, आप देख पा रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्ट्री को ऐतिहासिक काल हम कहते ही हैं। तो बात को समझोगे। प्री हिस्ट्री में उदाहरण है आपका स्टोन एज, पाषाण काल, जहां हर चीज पत्थरों से बनाई जा रही है, चाहे वो घर है, चाहे वो हथियार है, चाहे वो कुछ भी है, सब कुछ पत्थरों से बन रहा है। प्री हिस्ट्री, स्टोन एज, पाषाण काल इसका उदाहरण है। प्रोटो हिस्ट्री में आप पढ़ोगे यहां व्यक्ति मेटल का यूज करने लगा था, कॉपर सबसे पहली मेटल थी जिसका यूज किया है। और हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति हम इसमें समझेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की संस्कृति हम इसमें समझेंगे। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है, ठीक है। तो प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री किस चीज पे आधारित है, स्रोत पे कैसे आधारित है, इसमें आपको हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलेंगे। इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंसेस, यानी कि यहाँ पे साहित्यिक प्रमाण मिलेंगे आपको, साहित्य वाले जो चेंज होते रहते हैं। लिखित में कुछ नहीं मिलेगा आपको, प्री में और प्रोटो में आपको लिखित में कुछ नहीं मिलेगा। जबकि हिस्ट्री के अंदर आपको हिस्टोरिकल सोर्स के साथ साथ लिटरेरी यानी लिखित वाले भी मिलेंगे और आपको फिजिकल साक्ष्य भी मिलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इन दोनों में आपको लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में आपको लिटरेरी सोर्सेज यानी लिखे हुए सोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। प्री हिस्ट्री में एग्जाम्पल है स्टोन एज, प्रोटो हिस्ट्री में एग्जाम्पल है हड़प्पा, और वहां पे आपके ये सारे मुगल काल, मध्यकालीन, वो सब आ जाएगा, अंग्रेज वंग्रेज, मुगल काल है, जितने भी काल आते हैं, ये गुप्त काल है, वो सब इसमें आ जाएंगे आपके। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरीके से अलग अलग आधार पे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री बांटी गई है। प्रोटो में मेटल का यूज होने लगा था, तो हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता ये सब आने लगी थी। और प्री हिस्ट्री में कोई मेटल यूज नहीं हो रही है, सिर्फ
पत्थरों का यूज किया जा रहा है, अलग अलग तरीके के पत्थर, कहीं पे क्वार्ट्जाइट पत्थर यूज हो रहे हैं, कहीं पे दूसरे पत्थर यूज हो रहे हैं, चीट्स के पत्थर यूज हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के, एक एक करके सब समझेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमने आधार देख लिया है हमारे स्रोत का। अब इसके बाद आप देखिए, अब प्री हिस्ट्री का हम टाइम पीरियड समझते हैं। प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड पूरी दुनिया में 26 लाख बीसी से 3000 बीसी होता है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में टेम्परेचर बाद में चेंज हुआ है, तो हमारे यहाँ पे 5 लाख बीसी से 3000 बीसी का कार्यकाल माना जाएगा। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो 26 लाख बीसी से, यानी कि क्राइस्ट के जन्म होने से 26 लाख पूर्व से लेके 3000 पहले साल तक आपकी प्री हिस्ट्री आती है। प्री हिस्ट्री कौन सी है? जहां पे लिखित में आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलेंगे, लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत में ये 5 लाख बीसी से 3000 बीसी में आएगा। सबसे पहली इसकी पहचान क्या है? यहाँ पे आपको कोई लिपि, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, कोई साहित्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री हिस्ट्री है इसीलिए। यहाँ पे आपको अभिलेख मिल जाएंगे, दीवारों पे कुछ बना हुआ, गुफाओं पे कुछ बना हुआ, ठीक है, इस तरीके से अभिलेख मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे सिक्के, बर्तन, मूर्तियां, स्मारक, ये सब चीजें मिल जाएंगी, जिनके आधार पे आप अंदाजा लगा रहे हो कि ये सब होता होगा। स्टोन एज इसका उदाहरण है। प्री हिस्ट्री के बाद प्रोटो हिस्ट्री आती है। प्रोटो हिस्ट्री आती है यानी मेटल एज आती है। अब मेटल आ गई तो मेटल के औजार भी तो आएंगे ना, कुल्हाड़ी वगैरह मेटल की बनने लगी, कॉपर की बन रहे हैं बर्तन। यानी कहने का मतलब क्या है? अब गड्ढा ज्यादा खुद सकता है धरती में, गड्ढा ज्यादा खुद सकता है, तो एग्रीकल्चर ज्यादा होने लगा मेटल एज में। समझना, लिंक करना बातों को। मेटल एज में यानी प्रोटो हिस्ट्री में अब मेटल के हथियार बन रहे हैं, यानी गड्ढा गहरा खुद रहा है, बिजाई ज्यादा हो रही है, एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है। लोग जब अपना पेट भर के भी उनका एग्रीकल्चर बच जाता है तो वो व्यापार करने लगे हैं। व्यापार करने लगे हैं तो उनके पास पैसा आने लगा है। पैसा आने लगा है तो उनकी जरूरतें बढ़ने लगी है कि अब हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, अब हमको ऐसे कुछ चीज चाहिए जहां पे हम खाने को स्टोर कर सके और वो खराब ना हो। मतलब अब उनकी जरूरतें बढ़ रही है। जरूरतें बढ़ रही है तो इन्वेंशंस यानी कि आविष्कार बढ़ रहे हैं। इस तरीके से जरूरत के साथ साथ व्यक्ति आगे बढ़ता चला गया। तो अभी हम स्ट्रिक्ट हैं प्री हिस्ट्री पे यानी पाषाण काल पे, उसके बाद हम मेटल को बढ़ेंगे। मेटल में जमीन गहरी खोदी गई यानी एग्रीकल्चर ज्यादा उगाया गया, यानी व्यक्ति के पास व्यापार बढ़ा, व्यापार के साथ पैसा बढ़ा, पैसे के बाद जरूरत बढ़ी और फिर आविष्कार बढ़े। ये सब चीजें हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट करते चलना सब कुछ। अब मैंने कहा प्री हिस्ट्री में आपकी स्टोन एज आएगी, पूरा पाषाण काल। पाषाण काल किसको कह रहे हैं? जहां पे प्रत्येक चीज पत्थर से प्रयोग की जा रही है। आग जलानी है तो पत्थर, ठीक है, किसी को पीटना मारना है तो पत्थर, किसी को दफनाना है तो पत्थर, यानी हर चीज पत्थर से हो रही है। नाम कह दिया पाषाण यानी कि स्टोन एज। 3 तरीके से स्टोन एज को बांटा गया है, 3 तरीके से। आपको याद रखना है ना, 5 लाख बीसी से शुरू हो रहा है ना भारत में, 5 लाख बीसी से 3000 बीसी की बातें हो रही है। वैसे तो 26 लाख बीसी से, लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं। 5 लाख बीसी से 3000 बीसी। अब इसको, इस एज को भी हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। सबसे पहला है पैलियोलिथिक, फिर है मीसोलिथिक, फिर है नियोलिथिक। लिथिक शब्द का मतलब होता है पत्थर, लिथिक का मतलब क्या होता है? पत्थर। ये लिथिक शब्द आपको दिख रहा है, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टोन। स्टोन का एक सिनोनिम है, पत्थर का एक पर्यायवाची है लिथिक। पैलियोलिथिक को हिंदी में कहते हैं, पैलियो का मतलब होता है पुराना, पूरा पाषाण काल। मीजो यानी मिडल यानी मध्य पाषाण काल। नियो यानी कि नव पाषाण काल यानी नया पाषाण काल। टाइम पीरियड याद रखना, पैलियोलिथिक चलेगा 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, मीसोलिथिक चलेगा 10,000 बीसी से 6,000 बीसी, नियोलिथिक चलेगा 6,000 बीसी से 3,000 बीसी, और पूरा आपका प्री हिस्ट्री यानी स्टोन एज चल रही है 5 लाख बीसी से 3,000 बीसी। इसको मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया। यहाँ पे 10,000 बीसी तक आपका पैलियोलिथिक आ गया, 6,000 बीसी तक आपका मीजोलिथिक आ गया, और फिर यहाँ पे नवपाषाण यानी नियोलिथिक आ जाता है 3000 बीसी तक। समझ गए बात को? ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी चीज को समझ रहे हैं। अब सबसे पहले पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक, अब देखो क्या है, आप ज्योग्राफी में भी इस चीज को पढ़ेंगे, एजेस बदलती रहती है।
कभी वार्म एज आ गया तो कभी आइस एज आ गया। आइस एज में सब कुछ बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, सिर्फ बर्फ है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, यानी वहां सिर्फ लाइकन्स वाइकन्स होंगे, वहां कोई खेती नहीं मिलेगी आपको, मनुष्य नहीं मिलेगा आपको, बड़े बड़े जीव मिलेंगे पेंगुइन जैसे, जो सिर्फ और सिर्फ बर्फ में जी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गर्म होता है, वार्म एज में व्यक्ति प्रवेश करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, मिट्टी में बदलाव आता है, बर्फ पिघल रही है, नदियां बन रही है ना, समझ रहे हो, पानी की पूर्तियां हो रही है, नदियां बन रही है, गुफाएं बन रही है। व्यक्ति क्या कर रहा है, अब खेती करने लगा है, व्यक्ति का जन्म हो रहा है, खेती करने लगा है। जब खेती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो उस खेत के पास अपना घर बना लेगा, धीरे धीरे 1 घर, 2 घर, 3 घर, पूरा समाज बन रहा है, समाज से शहर बन रहा है, शहर से देश बन रहा है। इस तरीके से पूरा व्यक्ति की जो जिंदगी है वो डेवलप होती है। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। समय आपको याद रखना है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसमें आइस एज है, आइस एज है, व्यक्ति को सर्दी लग रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। अब खुद को बचाने के लिए वो गुफाओं में रहेगा, क्योंकि सर्दी ज्यादा है, आइस एज है, वो गुफाओं में रहेगा, यानी गुफा में उसका आवास है, केव में वो रहता है। अब व्यक्ति खुद को गर्म करने के लिए मांस वगैरह खाएगा, क्योंकि अब खेती तो है नहीं, खेती है नहीं, खेती कब होएगी, जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। अभी टेम्परेचर है नहीं इंसान की खेती के अनुकूल, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम शिकार कर रहे हैं, हंटिंग, ये व्यक्ति अपना काम करेगा। अब आज मिल गया कोई शेर जानवर खाने का, कल नहीं मिल रहा तो व्यक्ति भूखा रह जाएगा। अब वो क्या करेगा, ना ही उसके पास छोटे छोटे चाकू की वो चीर फाड़ कर ले, अब वो बड़े बड़े जानवर का शिकार करता है। एक दिन में इतना सारा नहीं खा पाएगा, और खराब होने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कि आपका मीट, आपका मांस खराब हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। तो अब क्या करेगा व्यक्ति, उसका संग्रह कर लेगा, खाद्य का संग्रह कर लेगा, खाने पीने का संग्रह कर लेगा। और व्यक्ति फायर का आविष्कार करेगा, क्योंकि उसकी जरूरत है आग, उसको जिंदा रहना है, इतने कम टेम्परेचर से लड़ना है, तो उसको फायर का आविष्कार करना पड़ा, और उसने आग का आविष्कार कर दिया पैलियोलिथिक एज में। तो पैलियोलिथिक में हम ये सब याद रखेंगे। आगे जाके पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट्स में बांट देंगे हम, ठीक है, निम्न पैलियोलिथिक, फिर मध्य पैलियोलिथिक, फिर उच्च पैलियोलिथिक, उनको बाद में समझेंगे। अब पैलियोलिथिक के बाद हम आ गए मीजोलिथिक एज में। मीजोलिथिक एज में क्या हो रहा था, वहां बहुत ज्यादा सर्दी है, आइस एज चल रहा है। अब ये 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी का समय है, ठीक है, 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी का समय है। ये ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज किसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप धरती से समुद्र की तरफ जाते हो तो बीच में बीच आता है ना, बीच जहां पे आप इंजॉय करते हो, जहां धरती और पानी मिक्स है, ना तो कंप्लीट धरती है वहां, ना कंप्लीट पानी है, वो ट्रांजिशन फेज है, मतलब ना तो कंप्लीट ये, ना कंप्लीट ये। जब आप हरियाणा से राजस्थान की तरफ जाते हो तो ऐसा नहीं है कि एकदम हरे भरे पेड़ से एकदम कैक्टस मिलने लगा आपको, ऐसा नहीं है। धीरे 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 आपको मिट्टी में बदलाव दिखेगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, और जब आप प्रॉपर राजस्थान के बीच में पहुंच जाओगे, वहां आपको प्रॉपर राजस्थान के पेड़ पौधे मिलने लग जाएंगे। तो वो क्या है, ट्रांजिशन फेज होता है, जो बीच का बदलाव वाला पीरियड होता है। तो जो आपका मीजोलिथिक पेज था, यानी कि मध्य पाषाण काल था, वो आपका ट्रांजिशन फेज था। क्लाइमेट चेंज हो रहा था, पर्यावरण जलवायु में बदलाव आ रहा था। 10,000 बीसी से 6,000 बीसी का ये समय था। अब क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा था, कुछ हद तक क्लाइमेट बदल रहा था, जलवायु बदल रही थी, जो बर्फ थी वो पिघलनी शुरू हो रही थी, बर्फ पानी बनने लग गया है। तो वहां पे फ्लोरा यानी कि फ्लावर, फूल, और फोना यानी कि छोटे छोटे जानवर, कीट पतंगे, जानवर, ये सब जन्म लेने लगे हैं। फ्लोरा और फोना यानी पृथ्वी अब थोड़ी थोड़ी हरी भरी होने लगी है। मीजोलिथिक के बाद आगे आएंगे हम नियोलिथिक पे। नवपाषाण ये आपका 6,000 बीसी से 3,000 बीसी का समय है। अब मीजोलिथिक को याद करो, वहां पे टेम्परेचर अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा था, कंप्लीट नहीं बढ़ा था। नियोलिथिक में आपकी एग्रीकल्चर आ गई, यानी कृषि संभव हो सकी, यानी कि अब टेम्परेचर जो है वो आपका इतना बढ़ गया है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगा है, और हम वार्म एज में प्रवेश कर चुके हैं। हम वार्म एज में प्रवेश कर चुके हैं, हम एग्रीकल्चर जो है वो उगाने लगे हैं। अब एग्रीकल्चर पशुओं के बिना तो पॉसिबल नहीं है, बैल भी चाहिए, गाय भी चाहिए आपको। एनिमल हस्बेंड्री होने लगी है, आपको आपके खेतों की रक्षा के लिए भी एनिमल्स चाहिए, और आपके खेतों में काम के लिए भी एनिमल चाहिए।
अब व्यक्ति एनिमल हस्बेंड्री करने लगा है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर अगर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर, तो आपको चीजें स्टोर करने के लिए, पकाने के लिए बर्तन भी तो चाहिए, यानी बर्तनों के साक्ष्य भी नियोलिथिक एज से हमको मिलते हैं। अब खेत हो रहा है आपका, जब तक आप शिकार कर रहे थे, आज हिरन वहां दिख गया, कल शेर वहां दिख गया, कल कुत्ता वहां दिख गया, यानी आप भागते फिर रहे हो जानवरों के पीछे, आप एक स्थायी निवास नहीं बना पा रहे हो। लेकिन जब व्यक्ति को खेती मिल गया, एक नदी मिल गई, खेती मिल गई, तो अब उसको खेती को पनपने में समय तो लगेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि आज बीज डाले और कल वो उग गए। खेती को बड़ी होने में समय तो लगेगा, पकने में, फसलों को पकने में समय तो लगेगा। तब तक व्यक्ति वहीं पे रह के उसका इंतजार कर रहा है, छोटा मोटा कंदमूल फल खा के गुजारा कर रहा है फॉरेस्ट से, और वहीं पे नदियों के किनारे, गुफाओं के पास वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने लगा, यानी अब उसका निवास जो है वो स्थायी हो रहा है। एग्रीकल्चर ज्यादा हो रही है, धीरे धीरे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, घर घर से समाज बनता है, समाज से गांव बनता है, यानी ग्रामीण विकास देखा जाने लगा। स्थायी निवास हो गया, परमानेंट रेजिडेंस हो गया, और रूरल सिविलाइजेशन यानी ग्रामीण सभ्यता पनपने लगी। व्यक्ति ने, अब एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, खेतों को जोतने के लिए कुछ चाहिए। अब पशु भी उसको मिल चुके थे, लेकिन उसने पहिए का आविष्कार कर दिया अपने काम को और आसान बनाने के लिए। तो ये सारे काम आपको नियोलिथिक एज में मिल जाएंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है बच्चों? हमने अभी तक ये देखा कि सिविलाइजेशन किसको कहते हैं, कल्चर किसको कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने 3 तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ा है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के हमने 3 भाग देखे हैं। प्री हिस्ट्री में हमें क्या देखना है? स्टोन एज देखना है। स्टोन एज के अंदर हमने 3 हिस्से देखे हैं। एक को कहा पैलियोलिथिक यानी कि पुरा पाषाण, फिर मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण, फिर नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीनों के फीचर्स हम लोगों ने देख लिए। अब हम प्रोटो हिस्ट्री पे आ गए हैं, ठीक है। हम किस पे आ गए हैं? हम प्रोटो हिस्ट्री पे आ गए हैं। प्रोटो हिस्ट्री पे आ गए हैं। अब प्रोटो हिस्ट्री को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। 3000 बीसी से 750 बीसी की बातें हैं। बिल्कुल बैकवर्ड चलने लग जाओ। देखो ध्यान देना, हम 26 लाख बीसी से शुरू हुए हैं, यानी अगर मैं भारत की बात करूं तो 5 लाख बीसी से शुरू हुए हैं, और हम 3000 बीसी को समझ चुके हैं। अब हम 3000 बीसी के बाद की बात करते हैं। 3000 बीसी से 750 बीसी की बात करेंगे। 750 बीसी। अब यहाँ पे, अब प्री हिस्ट्री में क्या मिल रहा था? आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी, कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं। प्रोटो हिस्ट्री में भी आपको सिर्फ हिस्टोरिकल साक्ष्य मिलेंगे। प्री हिस्ट्री में आपको स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी, कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा था। यहां मिलेगा, स्क्रिप्ट मिलेगी, लेकिन वो स्क्रिप्ट पढ़ने लायक नहीं है, वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं सकते। जो हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट मिली है हमको, कहीं कहीं कुछ कुछ लिखी हुई चीजें मिली है हमको, वो चीजें इंसान समझ नहीं पा रहा है। अभी भी हिस्टोरिक्स जो है, मतलब जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो इतिहास के जो ज्ञाता होते हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको डिकोड करने की, लेकिन अभी हम संभव नहीं हो सके हैं। यानी प्रोटो हिस्ट्री में हमें मिला तो है लिखा हुआ, लिपि मिली तो है, साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन वो समझने लायक नहीं है, वो रीडेबल नहीं है। यहाँ पे मेटल का यूज स्टार्ट हो गया। मेटल का यूज स्टार्ट होने को ही हम क्या कहते हैं? और पहली मेटल कौन सी यूज हुई थी? कॉपर यूज हुई थी। और इसी वजह से हमने इसको क्या कह दिया? चाल्कोलिथिक पीरियड या ब्रॉन्ज एज पीरियड, या हम इसको कह सकते हैं ताम्र पाषाण पीरियड। ताम्र पाषाण युग, यानी कॉपर को क्या कहते हैं? तांबा। तांबा यानी ताम्र पाषाण युग इसको कहते हैं, क्योंकि मेटल एज आपका प्रारंभ हो चुका है। जब मेटल आ गया तो एग्रीकल्चर ज्यादा आ गई, व्यक्ति का स्थायी निवास और बढ़ गया, नगरों का विकास होने लगा, यानी हड़प्पा का विकास हो रहा है। इसके अंदर प्रोटो हिस्ट्री में हम सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा को समझेंगे। अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंधु नदी के, इंडस रिवर के चारों तरफ ये फैली हुई थी। इसी को ही हड़प्पा सभ्यता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो सबसे पहली साइट मिली थी ना, वो हड़प्पा मिली थी, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, बात एक ही है। अब जब मेटल मिल गया तो हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना शुरू करेंगे। हड़प्पा सभ्यता को भी 3 भागों में बांट दिया, बिफोर हड़प्पा, हड़प्पा और आफ्टर हड़प्पा। बिफोर हड़प्पा 3000 बीसी से, याद देखो 750 बीसी तक जाना है। 3000 बीसी से 2350 बीसी बिफोर हड़प्पा है।
2350 से 1750 बीसी हड़प्पा है, 1750 बीसी से 750 बीसी आफ्टर हड़प्पा है। ठीक है, बिफोर हड़प्पा क्या हो चुका था, याद करो, नियोलिथिक साइट आ चुकी है। नियोलिथिक साइट आने की वजह से यानी नवपाषाण, टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है, एग्रीकल्चर होने लगा था और बहुत सारा हो रहा था क्योंकि एनिमल भी आ गया था और व्हील भी हो गया था, पहिए का आविष्कार भी हो गया था, यानी गांव बसने लगे थे, स्थायी निवास होने लगा था, रूरल सिविलाइजेशन आ गई थी, गांव जो है वो बसने लगे थे, गांव बसने लगे हैं और खेती जो है वो ज्यादा होने लगी है, सरप्लस एग्रीकल्चर, क्योंकि अब तो मेटल भी आ गया है। ठीक है, फिर हड़प्पा 2350 से 1750 बीसी, यहां पे कॉपर का प्रयोग होने लगा और अब गांव और भी ज्यादा पनपने लगे तो उनको और ज्यादा आविष्कार की जरूरत फील हुई, और ज्यादा आविष्कार होते हैं तो वो नगर बन जाते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन बन जाते हैं। ठीक है, शहरी विकास हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, ये हड़प्पा, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बातें कहते हैं कि हड़प्पा काल क्यों खत्म हुआ था, अलग अलग बातें हैं सबकी। तो जो ये हड़प्पा है, अर्बन सिविलाइजेशन है, इसके पतन के बाद, इसके डिक्लाइन के बाद, यानी आफ्टर हड़प्पा, हड़प्पा के जितने लोग थे वो नीचे चले जाते हैं महाराष्ट्र से होते हुए साउथ की तरफ, और उनकी जगह आर्यंस आके बैठ जाते हैं। अब किसी उजड़ी हुई जमीन पे आके आर्यन बैठ रहे हैं तो एकदम से उसको बने बनाए शहर तो मिलेंगे नहीं, यानी अब वो भी गांव का निर्माण कर रहे हैं फिर से, तो यानी आफ्टर हड़प्पा में फिर से एक बार रूरल सिविलाइजेशन आ जाएगी, गांव का विकास आ जाएगा। समझ गए, शहर शहर से हम फिर गांव की तरफ चले गए थे। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा साउथ की तरफ चलेगा और इनकी जगह आर्यन ने ले ली, आर्यन सप्त सिंधु तक रहे, ये बातें हमने कर ली। हमने प्री हिस्ट्री पढ़ लिया, हमने प्रोटो हिस्ट्री पढ़ लिया। नाउ लेट अस मूव टू हिस्ट्री कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर अब आपकी 1500 बीसी से लेके 1947 एडी, यानी आफ्टर, ये वाली 1947 आफ्टर डेथ के जो है, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट होता है ये, 1500 बीसी 1947 एडी तक हम बात आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, आप देखो ना, अंग्रेजों का काल है, मुगल काल चल रहा है, सल्तनत चल रही है अलग अलग, ऐतिहासिक साक्ष्य तो मिले ही हैं, कहीं पे बंगला कह रही हूँ, मतलब कहीं पे फोर्ट बने हुए हैं, कहीं पे पिलर्स मिले हैं आपको, कहीं पे सिक्के मिले हैं आपको, कहीं अभिलेख मिले हैं, किताबें भी मिल गई, यानी कि स्क्रिप्ट भी मिल गई, ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिल गए, और वो स्क्रिप्ट हम पढ़ भी सकते थे, वो पढ़ने योग्य भी थी। प्रोटो हिस्ट्री में, प्रोटो में हिस्टोरिकल एविडेंस तो मिले थे, स्क्रिप्ट भी मिली थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं सकते थे, प्री हिस्ट्री में हिस्टोरिकल एविडेंस मिले थे, स्क्रिप्ट मिली ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐतिहासिक के साथ साथ स्क्रिप्ट मिल भी गई और आप उसको पढ़ भी सकते हो, और आपको साहित्य स्रोत भी मिल गए, लिटरेरी सोर्सेज भी आपको मिलने लगे थे, लिटरेरी मिल रहे हैं, यानी लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं। लिखित की बात आती है तो एकदम से वैदिक टाइम की बात आती है, ऋग्वेद या आर्यन कल्चर की बात आती है। अब शब्द आ गया कल्चर, क्योंकि अब लिखित में हमको वहां की भूगोल के साथ साथ इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब कुछ पता लग रहा है। ठीक है, तो अब ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, इसके अंदर रूरल सिविलाइजेशन पनप रही है। ठीक है, पहले गांव थे, सोर्स क्या है, ऋग्वेदा। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता का विकास हो रहा है। 1500 बीसी से 1000 बीसी की बातें हैं, ये ऋग्वेद का जो टाइम है, 1500 से 1000। कबीलों में लोग रहने लगे थे, उस कबीलों का एक राजा होने लगा था, यानी कबीलाई समाज बनने लगा था। मेजर ऑक्यूपेशन क्या था, पशुपालन, यानी एनिमल हस्बेंड्री, इन लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन था, मुख्य व्यापार क्या था, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसके बाद लेटर वैदिक 1000 बीसी से लेके 600 बीसी वाली बात, 1000 बीसी से 600 बीसी, यहां अभी तक कॉपर का प्रयोग हो रहा था, ब्रॉन्ज का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, अब जो है, अब आयरन का प्रयोग होने लगा। हमने प्री हिस्ट्री पढ़ लिया है, हमने प्रोटो पढ़ लिया है, जिसमें हड़प्पा वाली थोड़ी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आज हम कल डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को। प्री प्रोटो के बाद अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं, हमने देख लिया है 1000 बीसी तक की कहानी, और अब 1000 बीसी से हम 600 बीसी की कहानी कर रहे हैं। ठीक है, 1000 बीसी से 600 बीसी की कहानी कर रहे हैं। यहाँ लोहे का प्रयोग होने लगा है, आयरन का यूज होने लगा है। अब आयरन हो रहा है, यानी कुल्हाड़ी, कुदाल, ये सब बनने लगे हैं, यानी एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन जाएगा। पहले पशुपालन था, उसे दूध भी मिल रहा है, ऊन भी मिल रही है, खाने पीने को मांस वास भी मिल रहा है, लेकिन अब मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो गया है। और क्योंकि आयरन आ चुका है, एक स्ट्रॉन्ग मेटल आ चुका है आपके हाथ में,
तो अब आप एग्रीकल्चर भी ज़्यादा करने लगे हो, मिट्टी लोहे के बर्तन भी बनने लगे, लोहे के मतलब वो हथियार भी बनने लगे, लोहे की कुल्हाड़ियाँ भी बनने लगी, जिससे आप ज़मीन को अच्छे से खोद सकते हो। सरप्लस एग्रीकल्चर होने लगा। नगर से यानी जनपद, जनपद बन रहे हैं, जनपद को आप नगर कह सकते हो। नगर 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 मिलके महानगर बन रहे हैं यानी महाजनपद बन रहे हैं। महाजनपद में जैसे मौर्य काल आएगा, मौर्य के बाद गुप्त काल आएगा, गुप्त के बाद वर्धन काल आएगा, वर्धन के बाद राजपूत शासन आएगा, फिर इस्लामिक लोग आ जाते हैं भारत में, इस्लामिक इन्वेजन करेंगे, फिर सल्तनत काल पढ़ेंगे हम, फिर मुगल काल पढ़ेंगे, फिर ब्रिटिश काल पढ़ेंगे और फाइनली 1957 में भारत आजाद हो जाएगा। ये सब चीजें हमको करनी है लेटर वैदिक काल के अंदर। समझ गए ना बातों को, किस तरीके से हिस्ट्री का पूरा क्लासिफिकेशन हुआ है। ये हमने पूरी हिस्ट्री स्रोत के आधार पे देखी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज देखी। अब हम हिस्ट्री को एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसके अंदर हम इंडियन हिस्ट्री, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक क्लासिफिकेशन होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। पारंपरिक यानी परंपरागत वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण। परंपरागत किसने किया? जीएस मिल ने किया। ठीक है, इन्होंने कैसे किया? इन्होंने धर्म के आधार पे परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से भारत के इतिहास को बांट दिया। कैसे? पहले हिंदू थे, आर्यन लोग जो थे हिंदू मान रहे हैं, ठीक है, 1206 एडी से पहले। फिर मुस्लिम लोग इन्वेजन करते हैं, भारत में आक्रमण करते हैं 1206 एडी से 1757 एडी तक। फिर 1757 से लेके 1947 तक ब्रिटिश इरा आ जाता है, यानी क्रिश्चियन धर्म भारत के अंदर पनपने लग जाता है। तो धर्म के आधार पे जेएस मिल ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कर दिया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण किस तरीके से किया गया? एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंशियंट को 750 एडी तक, मेडाइवल, आपको ये डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो पहली क्लासिफिकेशन मैंने बताई ना, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, उसकी डेट्स याद रखना। यहाँ पे आपको डेट याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हम ऐसा देख रहे हैं कि और क्या तरीके हैं हिस्ट्री को वर्गीकरण करने के। बेस्ट तरीका जो पहला हमने पढ़ा है वही माना जाता है, वहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। अब मैंने आपको वर्गीकरण तो बता दिया, अब हम पढ़ रहे हैं स्टोन एज को। एक एक करके सारी बातें देखते हैं। स्टोन एज, अब फिर से हम प्री हिस्ट्री उठा रहे हैं। हमने वर्गीकरण देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री इज कंप्लीट। अब हम अपनी जो पहला वर्गीकरण था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, स्टोन के आधार पे, हम उस पे आ गए, हम प्री हिस्ट्री पे आ गए। हम प्री हिस्ट्री पे आ गए। याद करो टाइम पीरियड क्या था, बिल्कुल सही सोच रहे हो जो आप सोच रहे हो, 5 लाख बीसी से 3000 बीसी, 5 लाख बीसी से 3000 बीसी, इसकी बातें हो रही है। स्टोन एज की बात हो रही है। 3 तरीके से बांटा था, पैलियोलिथिक पूरा आइस एज था, मीजोलिथिक ट्रांजिशन फेज था, और ये वार्म एज था, यानी पूरा टेम्परेचर ज्यादा हो चुका था, एग्रीकल्चर जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, व्यापार वगैरह होने लगा था। अब जो पैलियोलिथिक है इसको भी 3 पार्ट में बांट दिया। लोअर पैलियोलिथिक, निम्न पुरा पाषाण, यानी अभी अभी शुरुआत हुई है। फिर मध्य पुरा पाषाण, मिडल पैलियोलिथिक। फिर उच्च पुरा पाषाण यानी अपर पैलियोलिथिक। इसका समय है 5 लाख से 50,000 बीसी, ये 50,000 से 40,000 बीसी, ये 40,000 से 10,000 बीसी। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। लोअर पैलियोलिथिक में क्या था? यहां ये लोअर है, मिडल है, अपर है, इनको किस आधार पे बांटा गया है? इनको पत्थरों के साइज के आधार पे बांटा गया है। यहां पे ना बड़े बड़े पत्थर यूज हो रहे हैं, मैक्रोलिथिक, यानी कि बड़े पत्थरों के टूल यूज हो रहे हैं। बड़े पत्थर मतलब अभी इंसान को इतनी अकल नहीं है कि मैं इतना भारी पत्थर उठा के मारूंगा किसी को, मेरे शरीर में भी ताकत लगेगी। अभी इंसान इतना बुद्धिमान नहीं हुआ था, तो वो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर रहा है। 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी ये समय रहेगा। आइस एज है क्योंकि अभी अभी पैलियोलिथिक शुरू हुआ है। मीजोलिथिक में जाके कहीं थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, ये 5 लाख से 50,000 बीसी है। आधार क्या है जीने का? पत्थर, पत्थरों पे जी रही है दुनिया, पत्थर से ही हथियार बना के उसको आक्रमण कर रही है जानवरों के ऊपर। खाना पीने का जुगाड़ हो गया, आज मांस खा लिया, आज ये खा लिया, आज वो खा लिया। ठीक है, पत्थर ही आधार है इनकी जिंदगी के, और अभी व्यक्ति मूर्ख है, बड़े बड़े पत्थरों को उठा के उस बोझे को चलाई जा रहा है। बड़े पत्थर का प्रयोग हो रहा है। कौन से स्टोन यूज किए जा रहे हैं? क्वार्ट्जाइट स्टोन का प्रयोग किया जा रहा है। ये स्टोन का एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे कौन कौन से मुख्य टूल का प्रयोग किया जाता था आप देख सकते हो। हैंड एक्स, ये देख पा रहे हो आप, ये हैंड एक्स, इस तरीके से पत्थर की ही शेप बना दी जाती थी, कुल्हाड़ी जैसी। ठीक है, क्लीवर, क्लीवर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज क्लीवर, ये क्लीवर है। ठीक है,
यूनिफेशियल यानी एक ही फलक बना रहे हो, उसका एक ही फेस, आप देख पा रहे हो, दिस वन एक ही फेस है उसका, ठीक है, नुकीला सा बना दिया ऊपर से ऐसे चीर फाड़ करने के लिए। और बाईफेशियल दो फेस है, आप देख पा रहे हो, एक फेस ये है और एक फेस ये है, दोनों तरफ से वो आक्रमण कर सकता है, ठीक है, ये बाईफेशियल होगा। इस तरीके के ये बड़े बड़े आकार के पत्थर प्रयोग किए जाते थे निम्न पैलियोलिथिक में यानी लोअर पैलियोलिथिक में। अब व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान होगा। अच्छा, ये साइट्स कहां कहां मिली है, टूल्स देख लिए, कहां कहां इस तरीके के साक्ष्य मिले हैं जहां पे लोअर पैलियोलिथिक की बातें हैं। सोहन घाटी जो पाकिस्तान में है, बेलन घाटी जो यूपी में है, डीडवाना जो राजस्थान में है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, पल्लव रमन जो तमिलनाडु में है। ये साइट्स आपको याद करनी है। एक मैप लेना, ब्लैंक मैप, और उस मैप के अंदर इसको पॉइंट आउट करते रहना। एक दिन आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका पूरा मैप फिल हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि नियोलिथिक साइट्स कहाँ है, मीजोलिथिक कहाँ है, पैलियोलिथिक कहाँ है। मैप वर्क है ये आपको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। लोअर पैलियोलिथिक के बाद हम मिडल पैलियोलिथिक पे बढ़ेंगे। व्यक्ति थोड़ा समझदार हो गया है, पत्थरों का साइज थोड़ा छोटा कर लिया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा छोटा कर लिया है। अब व्यक्ति ने इसको और नुकीला बना लिया, यानी फ्लेक कल्चर का विकास कर दिया। फलक संस्कृति, फलक किसको कहते हैं, फेसिस को कह रहे हैं, आप देख पा रहे हो, मतलब उसने साइज छोटे कर दिए और ये इस तरीके से कटाई करने लगा, उनकी शार्प बनाने लगा, उसको घिस घिस के, जैसे आप अपने चक्कू को घिस रहे हो, ठीक है, उसको और ज्यादा शार्प करने लगा, क्योंकि अब उसको समझ आ चुका था कि अगर मैं इसको नुकीला बनाऊंगा तो मैं ज्यादा अच्छे से आक्रमण कर सकूंगा किसी जानवर पे। फलक संस्कृति का प्रयोग, पहले क्वार्ट्जाइट पत्थर यूज हो रहा है, अब चर्ट का और जैस्पर पत्थर का प्रयोग होने लगा था। ये आप देख पा रहे हो, ये बुरिन है, ब्यूरिन बोलते हैं इनको, नुकीले पत्थर। बोरर का भी यूज होता था, स्क्रैपर का भी यूज होता था। ये क्या है, इनकी भी फोटो देख लेते हैं। ये स्क्रैपर दिख रहा है आपको, ठीक है, इस तरीके के नुकीले पत्थर, और ये बोरर दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा पॉइंटेड होता था, ठीक है, बोरर देख पा रहे हो। मेजर साइट्स इसकी नवासा महाराष्ट्र में, बेलन घाटी यूपी में, भीमबेटका एमपी में। अब आप कहोगे मैडम ये बेलन और भीमबेटका तो पहले भी, भाई एक ही जगह पे अलग अलग तरीके के पत्थर मिले हैं ना, मतलब वहां पे लोअर पैलियोलिथिक वाले लोग भी रह रहे हैं और मिडल पैलियोलिथिक वाले भी रह रहे हैं। लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं। उच्च पाषाण में क्या था, व्यक्ति ने आग का आविष्कार कर दिया, चकमक पत्थर को घिस के, फ्रिक्शन से पत्थर मिला के उसने आग का आविष्कार कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हड्डियों से बने हुए टूल्स का वो प्रयोग करने लगा, क्योंकि उसको आसान हो गया ना कैरी करने में, हड्डियां हल्की थी पत्थर की तुलना में। एडवांस ह्यूमन हो गया, बुद्धि बढ़ गई है उसकी, होमोसेपियन बन गया है वो, ठीक है। उसने पेंटिंग की शुरुआत कर दी, गुफाओं में वो पेंटिंग करने लगा। अब खाली बैठा क्या करे, पेंटिंग कर लेता था, केव पेंटिंग की शुरुआत कर दी। यहाँ पे ब्लेड, बुरिन और पॉइंट का, यानी और ज्यादा नुकीले कर दिए उसने अपने हथियार, और ज्यादा नुकीले कर दिया, आप देख पा रहे हो, और ज्यादा नुकीले कर दिया। दिस इज पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकीले कर दिए उसने अपने हथियार। इसकी मेजर साइट्स क्या है, भीमबेटका, आदमगढ़, बेलन, काबरा हिल छत्तीसगढ़ में है, जोगीमारा हिल छत्तीसगढ़ में है। तो ये हमने स्टोन एज को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग मीजोलिथिक एज को नेक्स्ट सेशन से पढ़ते हैं। हमने प्री हिस्ट्री के, हमने अभी किया क्या है, हमने प्री हिस्ट्री के पैलियोलिथिक को कंप्लीट किया है। पैलियोलिथिक को स्टोन एज में पैलियोलिथिक को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम मीजोलिथिक करेंगे, फिर नियोलिथिक करेंगे। उम्मीद करती हूं यहां तक आपको समझ आ गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।